भाई जो भी चीजें हमने करी हैं उसका जितना भी पैसा खर्च हुआ है कि साहब 500 रुपए थे, 500 रुपए में 100 रुपए यहां चले गए। देखिए बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मान लो 500 रुपए है, अब 500 रुपए में 100 रुपए साहब इस चीज में खर्च हो गए, 300 रुपए इस चीज में खर्च हो गए, 50 रुपए इस चीज में खत्म हुए, 30 रुपए इस चीज में खत्म हुए, 20 रुपए इस चीज में खत्म हुए। ठीक है, जब हम ये काम करते हैं हम इसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, हम इसको अकाउंटिंग करते हैं कहते हैं, लेकिन क्या यह काम है सीएजी का? आप बताइए, क्या यह काम है सीएजी का? नहीं। सीएजी ये काम तो करेगा ही करेगा, माने अकाउंटिंग तो रखेगा ही रखेगा, साथ में वो अकाउंटेबिलिटी भी रखेगा, साथ में वो अकाउंटेबिलिटी भी रखेगा। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? वो साथ में अकाउंटेबिलिटी भी रखेगा। इसका क्या मतलब होता है? 500 रुपए खर्च हुए, 500 रुपए टोटल आपको अप्रूव हुआ था, आपने उसमें से इस काम में 300 रुपए खर्च करे। सीएजी देखता है कि क्या इस काम में 300 रुपए जरूरत थी खर्च करने की। आपको बात समझ आई? यानी अगर आप बोल रहे हैं कि साहब हम यहां से, हमको कोई गाड़ी नहीं, मान लो हमको कोई गाड़ी नहीं मिली, हमको यहां से वहां तक, हमको यहां से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमको ओला करनी पड़ी, तो क्या ओला या उबर करने की जरूरत थी? क्या आप 300 रुपए की ओला करने की जरूरत थी? क्या आप वही काम 100 रुपए के ऑटो में भी तो कर सकते थे? माने आपने फालतू के खर्चे तो नहीं डाले हैं। यह होता है अकाउंटेबिलिटी का मतलब। समझ आ गया? माने अकाउंटिंग का मतलब होता है सिर्फ, ये देखो, ये हुआ सिर्फ हिसाब किताब रखना, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ये भी देखना कि जो पैसा खर्च हुआ है तो वो ऐसा तो नहीं कि सुपरफ्लस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है? सुपरफ्लुअस अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है कि जहां 100 रुपए लगने हैं वहां आपने 300 रुपए तो नहीं लगा दिए। इसी को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सपेंशन। यहां तक की बात आप लोगों को समझ आ गई? अकाउंटिंग और अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक, बढ़िया, वेरी गुड यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से बताता हूं। अकाउंटिंग में जैसे मान लीजिए हमने क्या हुआ, एक हेल्थ की योजना है। अब हेल्थ की योजना है तो मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए निकले हैं, वो सारे एम्स में जाने हैं। तो अकाउंटिंग क्या करेगी? देखिए हाँ वो सारा पैसा एम्स में गया है कि नहीं गया है। एम्स में जाने के बाद सारा पैसा यूटिलाइज हुआ है, कोई पैसा बर्बाद तो नहीं हुआ है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैंने 1000 करोड़ रुपए एम्स में जाने थे, उस 1000 करोड़ रुपए से लगभग 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी थी। यह किस में आएगा? अकाउंटेबिलिटी में आएगा। वो वैक्सीन लगी कि नहीं लगी एक 25 करोड़ लोगों को, यह भी सीएजी ही देखेगा। माने जिस काम के लिए हमने पैसा दिया था वो पैसा सही से यूज हुआ है, वो ठीक है, बट उसमें गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी देखेगा। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि यार ये भी देखेंगे कि या सुपर, दो चीजें होती हैं, पैसा ज्यादा ना वेस्ट हुआ हो, सुपरफ्लुअस फालतू के एक्सपेंसेस ना हुए हो, और गोल अचीव हुआ हो। ये दोनों काम देखते हैं सीएजी। यहां तक की कहानी आप सब लोग बताइए जरा, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का? ठीक है, तो अब देखिए सीएजी होता कौन है। यहां तक की बात आप लोगों को एकदम बढ़िया से आ गई। अब देखिए इसके नेक्स्ट कहानी की बात कर रहे हैं, अभी सब आएगा आकाश। एंड तक पहुंचते पहुंचते आपको एक एक मक्खन क्लियर हो जाएगा, सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से। अब बात ये आती है सीएजी होता कौन है भाई? सीएजी जो होता है ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। अभी तक मैंने आपको सिर्फ लाइन नंबर 1 समझाई है, बधाई हो। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ लाइन नंबर 1 समझी है, बट देन वी अंडरस्टैंड इट नाउ वेरी नाइसली। तो अब इसको हटा रहा हूं मैं यहां से, ये समझ गए ना सारा? अब देखो, तो अब ये होते कौन है? ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। अब ये क्या होती है, जब यूपीएससी में आप रैंक लाते हो ना, 400 500 ऐसे करके कोई रैंक लाते हो ना, तो आपको मिलता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। ये इसमें आपकी भर्ती होती है, और इसमें आप सारे मतलब इन्हीं के मेंबर्स होते हैं। इन्हीं के मेंबर्स जो होते हैं वो कायदे से तो इस डिपार्टमेंट का, पूरे इस डिपार्टमेंट का हेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स का हेड कौन होगा? प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑल ओवर इंडिया जो होगा, या सेक्रेटरी ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी हेड होगा। इसी प्रकार से इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज का हेड होता है सीएजी। दूसरी बात, इनको गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसका था? 510 करोड़ रुपए जो मिशन कर्मयोगी के लिए निकाले, पब्लिक का। अब ये गार्जियन है उस पैसे की, ये देख रहे हैं कि वो पैसा सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। माने पब्लिक को भरोसा है कि यार एक आदमी है ऐसा जिसने की क्या करा हुआ है, सीएजी की पोजीशन है, एक आदमी है ऐसा जो कि सब देखेगा सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए तो मैं टैक्स देकर के भूल जाता हूं कि मेरा पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पक्का लग रहा होगा क्योंकि सीएजी देख रहा है। ठीक, अच्छा देखिए हम लोग सारी बातें इन प्रिंसिपल कर रहे हैं, इन प्रैक्टिस क्या होता है वो बात बिल्कुल अलग है।
अच्छा, मुझे स्पेलिंग में डाउट है सीएजी की, वो कंट्रोलर नहीं होता है, कॉम्प्ट्रोलर होता है। अब साहब कंट्रोलर का मतलब क्या है मैं वो भी समझाऊंगा। एक बार सीएजी खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपको जो मन में डाउट आए आप एक एक डाउट पूछिएगा। अच्छा, तो आपको ये समझ आया गार्जियन, ये क्यों बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ये क्यों बोलते हैं। इनफैक्ट ये मेन चीज ये है कि ये हेल्प करता है पार्लियामेंट को ये बताने में कि हाँ भाई, जो पैसा आपने ग्रांट किया था ना एग्जीक्यूटिव को, या लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो पैसा ग्रांट किया था ना चीफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव को, तो पैसा सही से यूज हुआ है, ये बता है। इनफैक्ट आप ये समझ लीजिए, बी.आर. अंबेडकर साहब ने ये बोला था कि सीएजी का ऑफिस जुडिशरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीएजी ये इंश्योर कराते हैं कि सारा का सारा पैसा भारत में एकदम सही हाथों में जा रहा है, सही तरीके से यूज हो रहा है। तो बी.आर. अंबेडकर साहब के हिसाब से सीएजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द जुडिशरी ऑफ इंडिया। तो अब बात आती है ये ओथ किसको लेते हैं, तो ओथ ऑफ सीएजी होता है आर्टिकल नंबर 100। देखिए हमने क्या देखा, 148 आर्टिकल किस चीज का होता है, ये आपका कि सीएजी होगा। इसी आर्टिकल के तहत ओथ ऑफ सीएजी भी होते हैं। किसके सामने लेंगे, ये प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। क्या होता है टर्म, 6 साल का होता है। अब आप इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज है, आपने देखा कि जैसे आप लोगों ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखा था, सॉरी आप लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा था, आप लोगों ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद में आपने देखा था गवर्नर देखा था। क्या अटॉर्नी जनरल का, क्या गवर्नर का कोई भी टर्म आपने देखा? नहीं ना। वो टर्म कैसा था, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, माने वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर पे थे। जब तक साहब प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा तब तक साहब मैं गद्दी पर आऊंगा। अब प्रेसिडेंट को अच्छा लगने का क्या मतलब है, जब तक मुझे क्या रहेगा, जब तक मुझे सरकार, जब सरकार को अच्छा लगेगा, जब तक सरकार को अच्छा लगेगा तब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा, और जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा तब तक मेरी नौकरी बची रहेगी। तो फिर यह बताओ, क्या मैं हमेशा सरकार को खुश रखने का काम नहीं करूंगा? क्या मैं हमेशा इसीलिए सरकार को खुश रखने का काम नहीं करूंगा? हमेशा मैं सरकार को खुश रखने का काम करूंगा। क्यों? जब तक सरकार खुश तब तक मेरी नौकरी, और जैसे ही सरकार हमसे नाखुश हुई साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि संविधान में जो मेरी नौकरी लिखी है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के ऊपर है, माने प्रेसिडेंट की मर्जी के ऊपर है। तो अब आपको समझ में, आपके एग्जाम में क्यों पूछता है कि बताओ इनकी रिटायरमेंट एज क्या है, या इनके टर्म का, इनका टर्म कितना है। वो आपसे ये समझना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आप ये बात जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति सरकार को खुश करने के लिए काम कर रहा है और कौन सा व्यक्ति संविधान और लोगों के लिए काम कर रहा है। अब यहां पर देखिए, इनको पहले जॉब सिक्योरिटी दे दी संविधान ने, बोले देखो आपके लिए ना ऑफिस 6 साल का है, मतलब कोई भी आपको आपकी गद्दी से हिला नहीं सकता, क्योंकि हमने संविधान ने ही आर्टिकल 148 में लिख दिया तुमको 65 साल से पहले रिटायर नहीं करेंगे और तुम्हारे को 6 साल होने चाहिए, जो भी जल्दी हो जाए। मान लो अगर 6 साल पूरे हो गए तो रिटायर, या मान लीजिए, अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूं। मान लीजिए एक मैं सीएजी बनता हूं भारत का, मेरी उम्र इस समय 62 इयर्स की है। तो अब ये बताओ मैं पहले क्या चीज कंप्लीट करूंगा, मैं पहले 65 इयर्स कंप्लीट करूंगा या फिर मैं पहले 6 साल कंप्लीट करूंगा? अगर आज मैं 62 इयर्स का हूं, मैं पहले क्या कंप्लीट करूंगा, 65 साल की उम्र कंप्लीट करूंगा या फिर 6 साल कंप्लीट करूंगा? साहब मैं पहले 65 साल की उम्र कंप्लीट करूंगा। तो मैं जैसे ही 65 को टच करूंगा, हालांकि इस समय मेरी जो सर्विस है वो सिर्फ 3 साल की हुई है, हालांकि मेरी सर्विस जो है वो सिर्फ 3 साल की हुई है, बट फिर भी मेरे को रिटायर हो जाना होगा। इसका मतलब होता है विच एवर इज अर्लियर। अब समझ गए ना? या फिर मान लो क्या हुआ, साहब मेरी उम्र 58 इयर्स की है, अब बताओ अब मैं पहले 6 साल कंप्लीट कर लूंगा या 65 कंप्लीट करूंगा? मैं पहले 6 साल कंप्लीट करूंगा, क्योंकि 6 साल होने पर मैं 64 साल का होऊंगा। तो ऐसा नहीं कि मुझे 1 साल और सर्व करना होगा, नहीं, मेरे 6 साल कंप्लीट हो गए, अब मैं रिटायर हो जाऊंगा। अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज? वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए यार, अब बात आती है कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो यार इनका अपॉइंटमेंट जो होता है इसके बारे में पता है कोई भी चीज क्लियरली नहीं लिखी हुई है हमारे संविधान में ना, बहुत ज्यादा, मतलब इतना एलिफेंटाइन कॉन्स्टिट्यूशन है साहब हमारा, माने हमारा संविधान बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन आज भी उसमें ना कई सारे टर्म्स के ऊपर एम्बिग्विटी बनी हुई है। इनको कौन अपॉइंट करता होगा, इनको अपॉइंट कौन करता होगा? देखो यहां पर क्या है, और ये ओथ क्या लेते हैं, ओथ मैं लेता हूं, सीएजी ओथ ये लेते हैं कि अपहोल्ड द गवर्नमेंट एंड ऑल द लॉज रिलेटेड टू फाइनेंस, माने फाइनेंस रिलेटेड सारे लॉज जो है वो एकदम सही रखने हैं उनको। सीएजी की भूमिका सरकार और फाइनेंस से संबंधित सभी कानूनों को बनाए रखना है, और जो हमारा डायरेक्ट आय है, डायरेक्ट बेसिकली जो हमारा ये है, जो हमारे फाइनल प्रोसीड्स होती है। अब नेट प्रोसीड्स का मतलब क्या होता है कि नेट प्रोसीड्स बताते हैं कि एक्चुअल में कितना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन को जो अजीब सी अंग्रेजी लिखी हुई और अजीब सी हिंदी लिखी, इसका मतलब क्या है? देखिए एक बात बताइए, अगर मैं देश से 1000 मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट करता हूं, सुनना, मान लो लखनऊ की बात करता हूं, अगर मैं लखनऊ से
100 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट करता हूं, ठीक, लखनऊ से मई महीने में लखनऊ से मैं 100 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट करता हूं, ठीक। तो फिर क्या 100 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट करने में मेरा कोई खर्चा नहीं आया होगा? अरे आया होगा ना। इतना जीएसटी कलेक्ट करने के लिए कितने सारे जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हुए होंगे, कितने सारे जीएसटी के टैक्स असिस्टेंट लगे हुए होंगे, कितने सारे जीएसटी के कमिश्नर लगे हुए होंगे, है ना। तो क्या मेरी आय 100 करोड़ रुपए है? नहीं। इस पूरे साल, पूरे मई महीने में अगर मुझे यह खर्चा आया है तो मई महीनों में मेरा तनख्वाह में खर्चा कितना आ गया होगा? 5 करोड़ रुपए। तो मेरा 100 करोड़ लाने में 5 करोड़ मेरा खर्च हुआ है। तो मुझे नेट पैसा मेरे पास कितना आया? मेरे पास नेट 95 करोड़ रुपए आया है। इसी को बोलते हैं, ये सरकार को बताता है कि इस बार आपके पास कुल मिला के कितना खर्चा है। ये बहुत जरूरी, कुल मिला के कितना पैसा आया है, ये बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भाई आप सारे लोग हैं, आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने फीस सबमिट करी, आप लोगों ने लैब को फीस दे दी 1200 रुपए या 1500 रुपए, ठीक है। मान लीजिए आपने 1500 रुपए की आपने फीस दे दी लैब को, ठीक। अब क्या होगा अगर मान लीजिए ऐसे 10 लोग आ गए, ठीक है। मान लीजिए 10 लोगों ने एडमिशन ले लिया और मैंने जोड़ लिया, अरे वाह भाई वाह, 15,000 रुपए आए हैं, अब 15,000 रुपए का मैं खर्चा प्लान कर लूं, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐसा काम किया कि 15,000 रुपए आए हैं, आओ मैं इसका तुरंत खर्चा प्लान कर लेता हूं, तो ये बताओ क्या ये सही होगा? नहीं। 15,000 रुपए आया है, इसमें मुझे पहले 20% जीएसटी देना होगा। 20% जीएसटी में हटा दूंगा सबसे पहले। तो 20% जीएसटी हटाने के बाद मेरे पास बचा 12,000 रुपए। हां, मैं इसके ऊपर खर्चा प्लान कर सकता हूं कि फलाने की सैलरी चली जाएगी, इसकी सैलरी जाएगी, उसकी सैलरी जाएगी, मैं इसके ऊपर प्लान कर सकता हूं। तो अब समझे यहां से यहां पर आना कितना जरूरी होता है। अगर मैं इसके हिसाब से अपने खर्चों की लिस्ट बना लेता तो 2-3 लोगों की तो सैलरी नहीं जा पाती, क्योंकि एंड में मेरे पास एक्चुअल में अकाउंट में इतना आना था। ये तो दिखा, लेकिन फिर 3,000 चला भी तो गया सरकार को टैक्स में। तो ये चीज होती है नेट प्रोसीड्स। सरकार को हमेशा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये बताते हैं कि नेट प्रोसीड्स का, नेट इनकम का मतलब क्या है। आर्टिकल 149, ये सब तो खैर ड्यूटीज की बात करता है कि क्या क्या इनकी पावर्स क्या है, इनकी ड्यूटीज क्या है, पावर्स और कंडीशन क्या है, सर्विस सीएजी क्या होती है। मेन बात क्या है, ये आदमी जो है, वैसे ये होते तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, ये होते तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, IANAS बोलते हैं, ये होते तो इसके हेड हैं। लेकिन पता है हर साल एक IAS ऑफिसर को ही बना दिया जाता है। हर साल का मतलब जैसे ही खत्म होता है ना टेन्योर, हमेशा एक IAS ऑफिसर्स को ही बना दिया जाता है। ये बहुत खराब बात है, क्योंकि IAS ऑफिसर को बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप समझिए, सीनियर IAS ऑफिसर ने क्या किया हुआ है। मान लीजिए एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि ये कितनी खराब बात है। आप लोगों ने एक बहुत फेमस नाम सुना होगा, आप लोगों की, देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि सीएजी, देखिए आप, मेन बात ये है सीएजी के ऊपर आपको ट्रस्ट है ना, कि ये आदमी बताएगा मेरा पैसा सही से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है जी। और अगर मान लीजिए वही आदमी ऐसा है, अगर उसी ने घपला किया हुआ है और उसी को आप बोल दे रहे हो कि तुम बता दो सही, तुम बता दो खर्चा सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर उसी ने घपला किया हुआ है, तो क्या वो कभी भी बता पाएगा? बताइए। देखिए हुआ क्या, एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। आप लोगों ने नाम सुना हुआ ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर स्कैम? अगर आपने एक नाम सुना हो, अगर आपने ये सुना हो ऑगस्टा वेस्टलैंड, देखिए हमारे संविधान में सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई गई थी। संविधान में क्या है, क्योंकि, और इतने के बाद भी, मैं क्यों बोल रहा हूं इतने के बाद भी, टर्म नहीं क्लियर है। बोला यह गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सीएजी को। बोला यह गया, मैं 2-3 जगह अभी यहां का डिस्कशन छोड़ के यहां आया हूं, दोनों चीजें अभी लिंक करूंगा, एकदम मूवी के जैसा, एकदम कहते हैं मूवी के जैसा अभी लिंक हो जाएगा। हॉलीवुड मूवी में होता ना, 3 पार्ट अलग अलग चल रहे होते हैं, फिर एकदम एक जगह पर आता है, फिर लगता है ओ भाई ये ऐसा था, तो अभी वो होने वाला है। संविधान कहता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सीएजी को, ठीक है साहब। और इसी चीज के लिए पार्लियामेंट ने बहुत पहले एक सर्विस का निर्माण किया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। इसमें भर्ती किसके थ्रू होती है? यूपीएससी के थ्रू भर्ती होती है, जो सिविल सर्विसेज का पेपर होता है। उसमें आप 500 रैंक लाएंगे तो आईएएस बनेंगे, 150-200 रैंक लाएंगे तो आईपीएस बनेंगे, 300-350 रैंक लाएंगे तो आईआरएस बन जाएंगे। उसके बाद कुछ लाए तो खैर थोड़ा बाद में आपको मिल जाता है, ये आईएएस आ जाता है। क्या ये आदमी कभी आईएएस बनेगा? क्या ये आदमी कभी भी ये आदमी किसी भी डिपार्टमेंट में हेड होगा? नहीं होगा। इसका काम ऑडिट करना है। ये जीवन भर अगर 30 साल की भी नौकरी करता है तो इसको ऑडिट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है इसको। ये बात ठीक है यहां तक की? ठीक है। अब हुआ क्या, अगर मैं
यहां पर इतने काबिल लोग हैं, लेकिन इनमें से किसी को ना नियुक्त करूं मैं। और हमेशा से यह होता चला आ रहा है, आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि किसी IAS ऑफिसर को अपॉइंट करा गया है CAG ऑफ इंडिया, अन्यथा हमेशा एक IAS ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं। माने इतने काबिल लोग ऑलरेडी हैं IAS सर्विसेज में, फिर भी IAS को अपॉइंट कर देते हैं। अब समझिएगा इससे हुआ क्या। इसमें कहानी ये हुई यार, सुनिएगा, कहानी ये हुई कि आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील एक हुई थी, आपने इसका नाम सुना होगा। ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील हुई होगी, इसका आपने एक नाम सुना होगा। इसी के साथ में आप लोगों ने एक और होगा, ये टाटा ट्रक डील हुई थी, एक टाटा ट्रक डील। ये मिलिट्री की डील्स हुई थी और इसमें बहुत बड़ा स्कैम निकल के आया था। इस टाइम पर जब ये मिलिट्री की डील हुई यार, तो इस टाइम पर एक डिफेंस सेक्रेटरी थे। डिफेंस सेक्रेटरी का मतलब समझ रहे हो, डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा IAS ऑफिसर, पूरी डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे बड़ा IAS ऑफिसर है वो, और उनका नाम था श्री शशिकांत शर्मा। उनका नाम था श्री शशिकांत शर्मा। शशिकांत शर्मा जी कौन है? शशिकांत शर्मा जी एक डिफेंस सेक्रेटरी थे और उन्हीं के कार्यकाल में ये स्कैम हुआ, ऑगस्टा वेस्टलैंड चॉपर डील, टाटा ट्रक डील। हैरानी की बात यह है कि ये एक IAS ऑफिसर हैं साहब, अगले ही साल इनको बना दिया गया भारत का CAG, और अब यही देखेंगे कि उसमें पैसे की कोई हेराफेरी तो नहीं हुई है। बात समझे आप? यानी कि यार यही घोटाला हुआ इन्हीं के कार्यकाल में, और ये सबसे बड़े ऑफिसर हैं इस पूरे चीज के, सबसे बड़े ऑफिसर है, डिफेंस सेक्रेटरी थे, ये एक IAS हैं, और इन्हीं को बाद में बना दिया गया CAG ऑफ इंडिया, इन्हीं को बना दिया जाता है। एक व्यक्ति जिसका ऑडिट और अकाउंट से दूर दूर तक का नाता नहीं है, और अब वो व्यक्ति हमारी कंट्री में IAS ऑफिसर के ऊपर बैठा हुआ है, CAG बना हुआ है। बात समझ आ गई? हां जी, यस। अब आपको समझ रहा है क्यों एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू नेम एनी गवर्नमेंट हियर, बिकॉज हम लेक्चर्स को पॉलिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि देश दुनिया में जो चल रहा है, हमारे वहां जो जो बातें हो रही हैं, एक्चुअल में स्पीचेस में अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज की स्पीचेस में एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी को बोलती है कि आप लोगों ने बहुत साल तक भ्रष्टाचार किया है, ये किया है, वो किया है, तो वो क्यों बोलती है? ठीक है, हाउएवर आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीवन। ठीक, चलिए, अच्छा, तो फिर यार यहां पर क्या हुआ कि भाई सीधी सी बात है, अगर आप ही इसको अगर आप ऑडिट करोगे तो आप क्या ट्रांसपेरेंसी रखोगे और आप क्या बताओगे? तो खैर इसीलिए खैर अब यहां पर बात ये आती है यार कि CAG को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे वहां CAG इंडिपेंडेंट होते नहीं हैं। ठीक, इसीलिए हमने इनको 6 साल वाली जब ये बात बोली गई ना, तो ये बात बोली बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी 6 साल वाली बात हमने सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी हम IAS सर्विसेज से इनकी भर्ती हम लोग नहीं करते हैं। ये बात एकदम बढ़िया बात समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा, अब क्या है, एक रूल एक और है कि अगर आप CAG हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ये तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया क्या है क्या नहीं है, आर्टिकल 150, आर्टिकल 151, ठीक है, आर्टिकल 151 पे आएंगे अभी। आर्टिकल 150 क्या बोलता है? CAG एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शैल बी केप्ट। मुद्दे की बात यह है कि राष्ट्रपति को यह सलाह देते हैं, यही बताते हैं कि जो भी आपके अकाउंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में ये बनाए जाएंगे। ये आर्टिकल 150 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन के लिए आर्टिकल 148 ही एक अकेला आर्टिकल है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। अब मेन बात ये आती है कि हां, CAG के बारे में एक खास बात है, ये प्रेसिडेंट वगैरह को तो सब बताएंगे कि भाई आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेकिन जब ये रिटायर होंगे, जिस समय ये रिटायर होंगे, उसके बाद ये कभी भी किसी भी चाहे सेंट्रल और चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना तो स्टेट गवर्नमेंट में, ये किसी में भी कभी भी नौकरी नहीं कर सकते किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि इनको सोचो यार, अगर मान लीजिए ये सरकार की पोल खोल सकते हैं, समझ रहे हैं, सरकार की पोल खोल सकते हैं, मान लीजिए इनको एक घोटाला पता है, इन्होंने और सरकार के बीच में साठगांठ हो गई कि सुनो तुम ऐसा है, मेरा घोटाला छुपा ले जाओ, और तुम मेरा घोटाला छुपा ले जाओ, और जब तुम रिटायर होगे तो हम तुमको बहुत ही बढ़िया क्रीमी मालदार पोजीशन तुमको दे देंगे तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद। तो CAG सोचेंगे बहुत अच्छी बात है, तो CAG वो घोटाला छुपा ले जाएंगे। इसीलिए ये रूल है कि CAG जब रिटायर होता है, सेंटर और स्टेट कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकता है। अपनी रिपोर्ट सबमिट किसको करते हैं? CAG केंद्र में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को,
और राज्य में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा गवर्नर को। अच्छा आप देखिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा एक और बात बता दूं, तो भारत सरकार केंद्र में तो ऐसा हो गया कि अब हर डिपार्टमेंट अपना अपना ऑडिटर रखेगा, अपना अपना कंप्ट्रोलर रखेगा, और सीएजी क्या करेगा, जाकर के ऑडिट करेगा जाकर के। लेकिन स्टेट में, राज्यों में आज भी यह है कि राज्यों में सीएजी ही ऑडिट भी करता है और सीएजी ही अकाउंट्स भी बनाता है। अब समझ आ गया कि आपको राज्यों में भ्रष्टाचार क्यों होता है, क्योंकि वही व्यक्ति ऑडिट भी करेगा और वही व्यक्ति क्या बनाएगा, वही अकाउंट्स भी बनाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है।